और हमारे लैन चिरान हमारे प्यारे से वांगची को एक बॉक्स देते हैं। वांगची जैसे ही उस बॉक्स को ओपन करता है, उस बॉक्स में से बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लाइट आ रही थी, जो कि कोई भी देख नहीं पा रहा था। सभी उस रोशनी की वजह से अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। वांगची ये सब कुछ क्लियरली देख पा रहा था। वो उस बॉक्स के अंदर हाथ डालता है और उसके अंदर एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा एक लॉकेट रखा हुआ था। और वो वांगची जैसे ही उस लॉकेट को टच करता है, वो चमकना बंद कर देती है और वो वांगची उस बॉक्स से उससे बाहर निकालता है। और तब लैन चिरान कहते हैं कि ये बहुत ही ख़ास लॉकेट है जो तुम्हारे हस्बैंड को प्रोटेक्ट करेगा। वांगची, लैन चिरान और लैन हुआन इसका मतलब समझते थे, बट बाकी और कोई किसी को कुछ समझ नहीं आया कि प्रोटेक्ट करता है कि क्या मतलब हुआ। बट वो कुछ अभी पूछ नहीं सकते थे, इसलिए। और वैसे भी तभी वहाँ पर लैन चिरान आगे आते हैं और वांगची को एक प्यारी सी सुंदर सी टसल देते हैं। और वो कहते हैं कि ये तुम्हारी बिचन के लिए है, तुम्हारे बाबा ने इसे बनाया था और वो चाहते थे कि वो तुम्हें तुम्हारे 18वें जन्मदिन के दिन, यानी आज, कि तुम्हें खुद दे। पर क्योंकि आज वो यहाँ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ कि तुम्हारे बिचन के लिए है। वांगची उस टसल को लेता है। उसकी आंखें थोड़ी सी नम हो गई थी अपनी बाबा का जिक्र आते ही, बट वो अभी रोना नहीं चाहता था और इसलिए वो मुस्कुरा कर उसे एक्सेप्ट करता है। और तब वहाँ पर लैन हुआन आते। उनके पास भी एक बहुत ही प्यारा सा, क्यूट सा बॉक्स था। वो वांगची को देते हैं। वांगची उस बॉक्स को ओपन करता है और ओपन करते ही जो आंसू अभी तक उसने थाम कर पकड़ कर रखे थे, वो उसे अब कंट्रोल नहीं कर पाता और उसकी आंखों से वो आंसू गिरने लगते हैं। हुआन उसकी पीठ को टैपिंग कर रहे थे और वांगची उस बॉक्स में देखता है कि उसकी माँ की बहुत ही सारी ज्वेलरीज रखी हुई थी, उसकी माँ की बहुत ही सारी निशानियाँ थी। और तब वहाँ पर लैन चिरान, लैन वांगची और लैन हुआन वो सभी इस ज्वेलरी को पहचानते थे, बट और कोई नहीं। और तब नी हुसांग कहते हैं कि वांगची, क्या कुछ खास है इन ज्वेलरी में जो तुम रोने लगे? क्या तुम्हें इतना पसंद आया? वांगची कहता है सिसकते हुए कि नहीं, मुझे ये मेरी माँ की हैं, इसलिए मुझे माँ की याद आ गई। अब ऐसा कहकर अपने गगर को हक करके रोने लगता है। हुआन उसे शांत कराते हैं और कहते हैं ऐसे रोती नहीं वांगची, देखो माँ को अच्छा नहीं लगेगा। उन्हें तो तुम्हें पता है ना कि उन्हें अपनी प्यारी सी वांगची की आंखों में आंसू बिल्कुल पसंद नहीं है ना? तो ऐसे रोते नहीं है। वांगची भी अपनी माँ की ये बात उसे याद है और इसलिए वो अपनी आंसू को पोंछ लेता है और वो अपनी गगर की तरफ देखता है और फिर उसके गगर जाके अपनी सीट पे दोबारा बैठ जाती है। और फिर बहुत सारे एल्डर्स वहाँ आते हैं, वांगची को कुछ किताबें देते हैं जो कि उसकी फेवरेट है। वांगची को किताबें पढ़ना, किताबों को जानना बहुत पसंद है और वो खुशी से वो सभी किताबें एक्सेप्ट करता है। और वहाँ पर कुछ उन्हें बुक्स देते हैं, कुछ राइटिंग टूल्स देते हैं जैसे कि ब्रश। वांगची की एक हैबिट है किताबें अलग अलग, बहुत ही अलग अलग राइटर्स या किताबें, पुरानी किताबों को अपने पास कलेक्ट करना। और वैसे ही बहुत सारी डिज़ाइनर की सुंदर सुंदर ब्रशेस को, उसे ब्रशेस कलेक्ट करना बहुत पसंद है और इसीलिए उसके ये लैंड एल्डर्स ये जानते हैं वांगची की आदतें, इसीलिए उन्हें वांगची के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर ब्रशेस भी गिफ्ट करते हैं। और उनमें से कुछ एल्डर्स वांगची के लिए कुछ छोटे छोटे बनीस के कपड़े गिफ्ट करते हैं। वांगची ये देखकर हैरान हो जाता है और तब वो पूछता है कि आपको पता है कि मैं बनीस रखता हूँ? और तब वो एल्डर कहता है पता है, एक तुम ही हो जो हमारे सभी नियम तोड़ते हो, बट तुम्हें हम कुछ कह नहीं पाते, इसलिए तुम्हारे बनीस के लिए मुझे पता है कि ठंड आने वाली है और उन बनीस को इन कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और वांगची ऐसा कहकर उन क्यूट क्यूट बनी के कपड़ों को अपने पास रख लेता है और वहाँ पर वो सभी एल्डर्स बैठ जाते हैं। और अब वांगची के टीचर्स की बारी थी। वांगची के टीचर्स उसे काफ़ी सारे न्यू वेपन्स देते हैं, काफ़ी सारी किताबें वो भी देते हैं, बट उसके जैसे फाइटिंग और वो सब के रिलेटेड, और कुछ टूल्स वांगची देते हैं। और तब वहाँ पर अब राजकुमारियों की बारी थी और तब वहाँ पर सबसे पहले जियांग क्लैन आती है। जियांग यानली और जियांग चेन वो वांगची को लोटस, अपनी लोटस फियर के अकॉर्डिंग उनकी डिज़ाइनर
ने बनाया था उसे ब्लू और वाइट कलर की एक बहुत ही प्यारी सी हाम्फू वो गिफ्ट करते हैं। वांगजी इन्हें थैंक्स कहता है और उस हाम्फू को अच्छे से एक साइड रख देता है। और वैसे ही अलग अलग क्लैंस आगे आती हैं और डिफरेंट डिफरेंट गिफ्ट्स जैसे कि ये हाम्फू, कुछ ज्वेलरीज और ऐसे ही बाल में लगाने वाले हेयर पिन्स, उसके बिचन के लिए कुछ अच्छे से टसल्स, ये सब गिफ्ट करते हैं। और अब वांगजी के डिसिपल्स, जो खास वांगजी के डिसिपल्स हैं, वो भी वांगजी को उनके टीचर को एक प्यारी सी किताब गिफ्ट करते हैं जिसके अंदर उनकी काफ़ी सारी पेंटिंग्स बनी हुई थी। काफ़ी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स थी, कुछ कहानियाँ थी और वो कहानियाँ खास कर थी जहाँ पर वांगजी और वो सभी डिसिपल्स नाइट हंट के लिए गए थे। कैसे कैसे वांगजी ने उन्हें बताया, ट्रेन किया, सिखाया कि सब कुछ उस किताब में लिखा हुआ था। ये कह लीजिए एक क्यूट सी मेमोरी थी जो उसके स्टूडेंट्स ने, जो पहले से हैं, उन्होंने गिफ्ट किया था। और तब और भी क्लैन के जैसे कि सेनापति, कुछ मंत्री जो लायन क्लैन में हैं, और हेड सर्वेंट, हेड डिसिपल, ये सब वांगजी को अलग अलग चीज़ें गिफ्ट करते हैं। और अब बारी हमारे मो शॉन्शू की थी, क्योंकि वो अभी वांगजी की टीम में नया ही आया था और उसने रियली केवल एक ही नाइट हंट पर उसने पार्टिसिपेट किया था। इसीलिए वो चाहता था कि वो वांगजी को एक अलग से गिफ्ट दे। हाँ, उसकी यादें उस किताब में हैं, बट वैसे भी वांगजी का तो वो दोस्त है ना, बेस्ट फ्रेंड की तरह कह लो, और वो गिफ्ट ना दे, ऐसा हो सकता है। इसीलिए विंग एक बास्केट लाता है, यानी मो शॉन्शू उसके पास एक बास्केट लेकर आता है। वांगजी सब पहले तो समझ नहीं पाता कि कैसा बास्केट है। विंग मो शॉन्शू उसे वो बास्केट पकड़ा देता है और वांगजी जैसे ही उसके ऊपर से कपड़ा हटाता है, वो तो चीख पड़ता है एक्साइटमेंट से और कहता है बनीज, वाओ। और वो सभी बनीज को देख रहा था। वो सभी बनीज बेबी थे, मतलब छोटे थे और बच्चे थे। और तब वांगजी उन सभी बनीज को प्यार से एकदम केयरफुली टच कर रहा था। वो सभी सो रहे थे क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, इसलिए अभी वो सो रहे थे। और वांगजी तो एकदम खुश हो जाता है और विंग एक और छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा सा एक बॉक्स उसे देता है। और वांगजी उस बॉक्स के अंदर देखता है तो उसके अंदर उसकी सबसे फेवरेट टांगुलू, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से कम 100 या 50 तो उसके अंदर रखी होगी। और वांगजी वॉज लाइक, हाय, इतना ज़्यादा सुंदर सा गिफ्ट, वो तो एकदम खुश हो गया था। और तब वांगजी एकदम खुशी से, मान लो उसकी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं हो रही थी, वो इतना ज़्यादा खुश हो गया था। और फाइनली कुछ और उसके बाद डिसिपल्स आकर वांगजी को कुछ उनकी तरफ से गिफ्ट देते हैं। और फिर सबका गिफ्ट देना जब हो जाता है, तब ऑलमोस्ट अब इवनिंग हो गई थी। और तब वांगजी प्रॉपरली पहले खड़ा होता है और उन सब की तरफ देखकर उन सबको एक प्रॉपर बो करता है और उन्हें दिल से थैंक यू कहता है कि उनके एफ़र्ट्स के लिए, उन्होंने वांगजी के लिए गुसु को इतना सुंदर डेकोरेट किया, लालटेन से, फ्लावर्स से, उसके लिए इतना एफ़र्ट्स डाला, उसके लिए इतने स्पेशल खाने बनाए, उसके साथ उन्होंने खेला, इतना मज़ा किया। और सबसे पहले तो वो वांगजी चिरैन और एल्डर्स को भी थैंक यू कहता है परमिशन देने के लिए। और गुसु में आज इतना हल्ला हुआ, चीख हुई, इतने सारे रूल्स तोड़े, उसके लिए भी वो माफ़ी मांगता है। और फिर वो सबको उनके इतने गिफ्ट्स के लिए, इतने क्यूट उन्होंने गिफ्ट दिए, उसकी इतनी सारी पसंद का ध्यान रखा, नापसंद का ध्यान रखा, उसके लिए भी वो सबको थैंक यू कहता है। और इसके बाद वो अपनी जगह पे बैठ जाता है और फिर वो सोचता है कि शायद कोई और कुछ देना चाहता हो, इसलिए। और फिर लैन हुआन उठते हैं और फिर वो भी एज अ लैन क्लैन लीडर और अपनी ब्रदर के तरफ से सबको एक बार फिर से थैंक यू कह रहे हैं, क्योंकि बाकी सारे क्लैंस ने अपनी तरफ से वो भी गिफ्ट्स लाए थे, इसलिए। और फिर लैन हुआन सबकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि अब हमारा वांगजी अपनी मस्ती कर सकता है और हमारे साथ समय बिता सकता है, इसलिए आप सब राजकुमार और राजकुमारियाँ थक गए होंगे, आप लोग अपनी क्लासेस अपने कमरे में जाइए। और वैसे भी कल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, इसलिए। और वांगजी और वो सभी उठ जाते हैं, बट इससे पहले कि वांगजी वहाँ से निकलता, 4 पर्सन जो कि है वेन चाओ, वे लू यांग और जिन जिशुन और मो यांग, ये चारों ही पर्सन वांगजी के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और उसके सामने
एक अंगूठी दिखाते हुए उसे कहते हैं कि वो हम चारों में से किसी एक को चुन ले और उसे अपना अल्फ़ा बना ले, क्योंकि विवुशियान है नहीं। और वैसे भी वो सभी कितने समय से उसके लिए रेड स्क्रॉल भेज रहे थे, बट क्योंकि फांगजी 18 का नहीं हुआ था, इसलिए अभी तक लैन चिरैन ये सभी लेटर्स को, इन सभी स्क्रोल्स को मना कर रहे थे। बट अब क्योंकि फांगजी 18 का हो चुका है और अब फांगजी की हीट कभी भी आ सकती है, तो उसे एक प्रॉपर एक अल्फ़ा चूज़ करना होगा जिसके साथ वो अपना पूरा लाइफ बिता सकता है। और इसलिए ये सभी उसे यहाँ प्रपोज करते ताकि वो किसी इन चारों में से किसी एक को चुन सके जिसे वो पसंद करता हो या चाहता हो कि उसका अल्फ़ा बने। फांगजी, लैन चिरैन, लैन हुआन और बाकी सभी वहाँ खड़े शॉक्ड हो जाते। ये अचानक से ये चारों ने क्या कर दिया? फांगजी को तो कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ। उसका अल्फ़ा तो है, वो किसी और को क्यों चुनेगा? फांगजी पीछे हटने लगता है और वो चारों ही पर्सन खड़े हो जाते हैं। और तब वेंचाओ कहता है, राजकुमार लान, क्या हुआ? क्या आपको हम चारों पसंद नहीं हैं? आप हमेशा किसी को भी चुन सकते हैं और हम सभी आपको अपने राज्य की, अपने क्लैन की क्वीन बनाने को तैयार है, तो दिक्कत क्या है? आप ये मत कहिएगा कि आप अभी भी उस विवुशियान को वेट कर रहे हैं जो कि मर चुका है। खुद वी क्लैन ये मानता है और तभी तो वी लुयांग यहाँ पर है एज अ प्रिंस, क्राउन प्रिंस, और आप हमें रिजेक्ट कर रहे हैं। फांगजी अपने गगर और अंकल की तरफ देखता है। लैन हुआन, लैन चिरैन आगे आते हैं और कहते हैं, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? तुम चारों ये क्या कर रहे हो? ये गलत है। फांगजी सिर्फ और सिर्फ विवुशियान से ही शादी करेगा और किसी से नहीं, और वह कर भी नहीं सकता है। और तब वहाँ पर वे लुयांग आगे आता है और कहता है, क्यों नहीं? क्या वो उस अल्फ़ा के लिए हमेशा इंतज़ार करता रहेगा? कभी नहीं, वो मर चुका है। और तब फिर इंतज़ार करने का क्या फ़ायदा? और तब लैन हुआन कहते हैं, अपनी ज़बान को लगाम दो। तुम अपने भाई के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? वो तुम्हारा बड़ा भाई है। वो बड़ा भाई था, अब यहाँ नहीं है। और मैंने तो कभी सुना भी नहीं कि वो ज़िंदा है। और जब ज़िंदा है ही नहीं तो आखिर क्यों फांगजी अकेले अपनी पूरी लाइफ बिताएगा उनकी यादों में? उन्होंने तो शायद फांगजी और उनका, मेरे भाई का और राजकुमार लान का तो कभी मुलाकात भी हुआ नहीं होगा। तो आखिर ये किसके सहारे अपनी पूरी लाइफ बिताएगा? वो एक ओमेगा है, कोई अल्फ़ा नहीं कि अपने आप को वो कंट्रोल कर सकता है। उसकी हीट में कोई भी ऐरा गहरा अल्फ़ा उसकी फ़ायदा उठा सकता है। क्या आप ये चाहते हो? फांगजी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो भी चाहता था कि वो अपनी बिचन से इन सब को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मज़ा चखाए, बट क्योंकि ये एक हॉल था जहाँ पर कोई भी ऐसे ही लड़ाई नहीं कर सकता है, कि ये एक तरीके से नियम है और ये कंपलसरी है, इसीलिए फांगजी खुद को कंट्रोल कर रहा था। और तब लैन चिरैन कहते हैं, नहीं, तुम क्या, सिवाय विवुशियान के कोई और फांगजी का कभी अल्फ़ा नहीं हो सकता, चाहे वो ज़िंदा हो या ना हो। मैं अपने भांजे का कभी भी किसी और से शादी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और तब वेंचू कहता है आगे आते हुए, पर क्यों? आखिर ऐसा उस विवुशियान में था ही क्या? और था भी तो वो ही कहाँ है? और आखिर मेरे भाई में दिक्कत क्या है? वो भी तो स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा है। फांगजी वेंचू की तरफ देखता है गुस्से में, और तब वो आगे आके बोलता है, वो मुझे प्रोटेक्ट करेगा? जो खुद मुझसे पिट जाता है वो अल्फ़ा मुझे आके प्रोटेक्ट करेगा? क्या ये शर्म की बात नहीं होगी? जिसे मैंने इतनी अच्छे से पीटा था वो अब मुझे प्रोटेक्ट करेगा और वो मुझे केयर करेगा? वाह, क्या बात है! सुन लो तुम सब कान खोल के, मैं कभी भी किसी को अपना अल्फ़ा नहीं मानूंगा। मेरा अल्फ़ा एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा, और वो सिर्फ़ और सिर्फ विवुशियान है, और मैं उसके अलावा किसी और से कभी भी शादी नहीं करूँगा, समझे? फांगजी ऐसे कहकर जाने ही वाला था, और तभी वहाँ पर उसके हाथ को वी लुयांग ने पकड़ लिया और कहा, रुको, हमारे आंसर दिए बिना तुम नहीं जाओगे, कभी नहीं। फांगजी जल्दी से अपने हाथ को उसे छुड़ाता है और उसकी तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, मैं यहाँ लड़ाई नहीं कर सकता, वरना भी इस गलती पे तुम्हारे हाथ को यहीं काट के फेंक देता, समझे? दोबारा मुझे टच करने की गलती मत करना। वो गुस्से में आ गया था। और तब लैन चिरैन इस सिचुएशन में एक बात कहते हैं,
फांगजी शांत हो जाओ। क्यों ना तुम सबको अपना रियल रीज़न बता दो कि आखिर क्यों तुम्हारी माँ ने विवुशियान को चुना था, आखिर क्यों उसने उसे तुम्हारा अल्फा बनाया था। क्यों ना तुम सबको आज बता ही दो ताकि पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड जान जाए कि आखिर फांगजी में ऐसा क्या खास है जो सिर्फ विवुशियान ही उसका हो सकता है। और अब तो फांगजी को भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और तब जैसे ही उसे लैंचीलैंड से यह परमिशन मिल जाती है, फांगजी के आसपास एक ब्लू कलर की लाइट एमिट होने लगती है और ये देखकर तो सभी डर जाते हैं। फांगजी के पास से ऐसी ब्लू रोशनी का आना सबको थोड़ा हैरान कर रहा था और सभी फांगजी से 4 या 5 कदम पीछे हो जाते हैं। और तब लैंचीलैंड कहते हैं कि सब के सब फांगजी से और पीछे होइए। और जैसे ही सब होते हैं, फांगजी तुरंत ही एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एक आइस फीनिक्स की में टर्न हो जाता है। और ये देखकर तो सब हैरान, यहाँ तक कि हमारा खुद मोशांशु वो भी हैरान, और वहाँ सब हैरान थे सिवाय लैंचीलैंड और लैंसीटैन के। और फांगजी उस पूरे आकाश में वो उस हॉल से बाहर आ गया था, क्योंकि उस हॉल में वो उड़ नहीं पा रहा था अच्छे से, इसीलिए वो बाहर आता है और उस पूरे आकाश में वो अपने वाइट बहुत ही ज़्यादा सुंदर ब्यूटीफुल ब्लू पंखों से उड़ने लगता है। वो एक आइस फीनिक्स है। आइस फीनिक्स उसका ओमेगा फॉर्म है। और तब फांगजी अपने आप अपने ह्यूमन फॉर्म में आता है और तब कहता है, इसीलिए मैं एक आइस फीनिक्स हूँ, जैसे कि मेरे बाबा थे। और आपको तो पता ही है कि मेरे बाबा और माँ के साथ क्या हुआ था। अगर एक आइस फीनिक्स अपनी मेट यानी फायर फीनिक्स से ना मिले तो उसके साथ क्या होता है, ये आप सब जान चुके हैं। मेरे पेरेंट्स को आपने देखा था। और तब फांगजी कहता है, सिवाय फायर फिनिक्स के जिस भी अल्फ़ा का फॉर्म फायर फिनिक्स है, सिर्फ वही एक आइस फिनिक्स को अपना मेट अपना स्पाउस बना सकता है। और मैं भी केवल एक फायर फिनिक्स को ही अपना मेट अपना स्पाउस बना सकता हूँ। मेरे फादर भी एक आइस फिनिक्स थे, पर मेरी माँ एक नॉर्मल ह्यूमन थी, एक नॉर्मल ओमेगा थी। बट मेरे बाबा को उनसे प्यार हो गया था, और क्योंकि मेरे बाबा ने उन्हें एक नॉर्मल ह्यूमन को मेट बनाया था, एक प्योर आइस फिनिक्स होने के बावजूद, इसीलिए मेरी माँ जैसे ही उन्होंने मैंने जन्म लिया, मेरे अंदर भी यही पावर्स थी, जिस पावर्स की वजह से माँ अंदर से टूट रही थी। ये आइस फिनिक्स की पावर्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी फ्रीज़ हो जाती है। हम किसी को भी फ्रीज़ कर सकते हैं, जमा सकते हैं। एक आइस की जितनी पावर्स होती है वो सब मेरे पास है, और मेरे बाबा भी यही थे। और क्योंकि उनका मेट एक आइस फिनिक्स का मेट फायर फिनिक्स नहीं था, जो कि उनकी पावर्स को कंट्रोल कर सकता था, इसीलिए मेरी माँ की डेथ हो गई। क्योंकि वो उन पावर्स को, मेरे बाबा के मेट होने के पावर को वो संभाल नहीं पाई, इसीलिए उनकी डेथ हो गई। और उसके बाद मेरे बाबा उनके गम में उनकी डेथ हो गई, इसीलिए आज मेरे पास ना ही माँ है और ना ही बाबा है। ये सब कुछ आप लोग जानते हैं। आप सबको पता है कि हर एक लैंड के पास हर एक जनरेशन में ये आइस फिनिक्स की पावर आती है, और उनका मेट इस दुनिया में कहीं किसी क्लैन में हमेशा पैदा होता है। उनके जन्म से पहले अगर अल्फ़ा हुआ तो पहले मीन्स बाद में उनकी ओमेगा बाद में पैदा होती है, और अगर एक ओमेगा हुआ तो उनका अल्फ़ा पहले होता है। और वैसे ही जब मैं अपनी मम्मा के पेट में था तो मेरी मम्मा को पता चल चुका था कि मैं ही उनका नेक्स्ट हायर हूँ, यानी आइस फिनिक्स हूँ, और मैं ही उस प्रथा को कंटिन्यू कर सकता हूँ। और इसीलिए उन्हें मेरा मेट ढूंढना था, यानी फायर फिनिक्स। और तब उन्हें पता चला वीकलैंड के बारे में, उनके प्रिंस के बारे में, जो कि एक प्योर और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फायर फिनिक्स है। और माँ को पता चल चुका था कि वही मेरा मेट है, क्योंकि जब वो उससे मिलने गई थी तब जैसे ही फ्यूशियान ने मेरी टमी को, यानी मम्मा की टमी को टच किया था, मेरी एनर्जी जो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल थी वो तुरंत ही स्टेबल होने लगी थी। और इससे मम्मा को पता चल चुका था कि इन दोनों ही, यानी मैं और विंग, हम दोनों ही मेट हैं, और हम दोनों ही एक प्योर
इस बॉन्ड को शेयर करते हैं और सिवाय उसके मेरा बॉन्ड किसी और से बन ही नहीं सकता, क्योंकि जो भी मेरा अल्फ़ा बनेगा विवुशियान के अलावा वो मारा जाएगा, क्योंकि मेरी पावर्स तो मेरे बाबा से भी ज़्यादा पावरफुल है। इसीलिए अगर आप सबके पास फायर फिनिक्स की पावर है तो आप लोग मुझसे शादी कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सच में। वरना अगर आप लोग को मरना ही है तो मैं तो मोस्ट वेलकम हूँ, मैं आपको अपनी पिजन से ही मार देता हूँ, शादी करने की क्या ज़रूरत है। और वो सब एकदम चुप हो जाते हैं। और तब नीहो संग आगे आते हुए कहता है, कौन सी प्रथा और ये आइस फिनिक्स, फायर फिनिक्स, ये सब क्या है। हम जानते थे कि आपके बाबा के पास एक खास आइस की पावर है, बट क्या वो एक फायर आइस फिनिक्स थे। और तब पांगजी कहता है हाँ। और तब लैंसीडन आगे आते हैं और कहते हैं कि मैं बताता हूँ कि आखिर वांगजी और उसका बाबा कैसे, या हम लैंड्स के पास ये आइस फिनिक्स की पावर कैसे आती है, और हमारा मेट, हम आइस फिनिक्स के मेट्स को कैसे इस दुनिया में वो आते हैं। और तब लैंसीडन बताना स्टार्ट करते हैं कि ये स्टोरी आज से करीब 2000 साल पुरानी है, जब उस समय कल्टीवेशन वर्ल्ड में ये सभी सेक्ट्स बने ही नहीं थे। हम सब शायद उस समय हम लोग बहुत कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। उस समय काफ़ी सारे कल्टीवेटर्स इमोर्टैलिटी को कल्टीवेट कर पा रहे थे, अचीव कर रहे थे। इसीलिए उस समय काफ़ी सारे इमोर्टल्स थे और उनकी पावर्स, तो इमोर्टल्स की पावर्स तो हम सब जानते ही हैं कि इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है। और उसी में एक इमोर्टल था वेन क्लैन का, यानी जिसने हमारे वेन क्लैन को बनाया था, उसके वो वेन चा इन थे। उनका नाम वेन चा इन था और उन्होंने ही आगे जाकर इस वेन क्लैन को बनाया था। बट उस समय वो एक इमोर्टल थे, उनके पास बहुत ज़्यादा पावर थी और उन्हें एक नॉर्मल इंसान से प्यार हो गया था। बट